दिल्ली बम ब्लास्ट, ये शब्द सुनते ही ना जहन में कोई एक तस्वीर नहीं बनती, बल्कि कई अलग अलग धुंधली सी यादें हैं, शहर पर लगे कई जख्मों की तरह। आज हमारे पास जो जानकारी है उसके जरिए हम दिल्ली में हुए 3 बड़े हमलों को समझने की कोशिश करेंगे। 2005, 2008 और 2011 की घटनाएं। हमारा मकसद सिर्फ तारीख दोहराना नहीं है, बल्कि इन हमलों के पीछे के जो बदलते पैटर्न्स हैं, उनके इरादे, उसको समझना है। चलिए इस उलझे हुए धागे को सुलझाते हैं। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ 3 अलग-अलग हमले नहीं थे। ये एक तरह से आतंकवाद के बदलते चेहरे की कहानी कहते हैं। हर हमले ने पिछले वाले से कुछ सीखा और शहर को एक नया जख्म दिया। इन घटनाओं को एक साथ रखकर देखने पर ही वो पूरी तस्वीर साफ होती है कि कैसे खतरे का अंदाज बदलता गया। तो फिर शुरुआत 2005 से करते हैं। एक ऐसा हमला जो त्योहार के जश्न के बीच मातम लेकर आया। मुझे आज भी याद है 29 अक्टूबर 2005 की तारीख। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले का समय था और ईद का भी माहौल था। दिल्ली के बाजार, खासकर सरोजनी नगर, उस वक्त लोगों से खचाखच भरे होते हैं। हाँ, और हमलावरों ने इसी भीड़ को, इसी जश्न के माहौल को अपना निशाना बनाया। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। जब आप त्योहार के माहौल पर हमला करते हैं तो आप सिर्फ लोगों को नहीं मारते, आप उस समाज की जो खुशी मनाने की हिम्मत है उस पर चोट करते हैं। उस दिन एक नहीं बल्कि 3 धमाके हुए थे, सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में। सबसे भयानक हमला सरोजनी नगर में हुआ। आंकड़े बताते हैं कि इन हमलों में 60 से ज्यादा लोगों की जानें गईं और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली थी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, लश्कर-ए-तैयबा का नाम तो ज्यादातर कश्मीर से जुड़े हमलों में सुना जाता था। दिल्ली के बाजार पर हमला करके वो क्या साबित करना चाहते थे? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। उस समय तक लश्कर का जो मुख्य ध्यान था वो कश्मीर पर ही था, लेकिन दिल्ली में इस तरह का बड़ा हमला करके उन्होंने अपनी पहुंच और इरादे दोनों का ऐलान किया। संदेश बिल्कुल साफ था कि उनकी लड़ाई सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है, वो देश के दिल में भी दहशत फैला सकते हैं। इसे आतंक की दुनिया में ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का प्रदर्शन कहते हैं। मतलब ये दिखाना कि हम कहीं भी कभी भी हमला कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, एक तरह का पावर प्ले था। और शहर के सबसे आम और भीड़-भाड़ वाले इलाकों को चुनना, जिन्हें सॉफ्ट टारगेट्स कहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सॉफ्ट टारगेट का मतलब समझना जरूरी है। ये ऐसी जगहें होती हैं जहां आम लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं और जहां सुरक्षा उतनी कड़ी नहीं होती, जैसे बाजार, सिनेमा हॉल या बस स्टॉप। इन पर हमला करना आसान होता है और इसका असर यानी कि डर वो बहुत ज्यादा फैलता है। मकसद यही था कि दिल्ली का हर आम नागरिक घर से बाहर निकलते हुए डरे। तो 2005 में त्योहारों के उल्लास को निशाना बनाया गया है। लेकिन हमलावरों ने शायद ये भी सीखा कि डर फैलाने का एक और तरीका है, शहर की रोजमर्रा की जिंदगी को, उसकी धड़कन को ही रोक दिया जाए। और यही सोच हमें लगभग 3 साल बाद 13 सितंबर 2008 के हमलों में दिखाई देती है। हाँ, जो पैटर्न के लिहाज से बिल्कुल अलग थे। 2008 में रणनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। इस बार एक बड़ा धमाका करने के बजाय शहर के अलग-अलग कोनों में एक के बाद एक, लगभग एक ही समय पर कई छोटे धमाके किए गए। कनॉट प्लेस, ग्रेटर कैलाश, करोल बाग। ये दिल्ली के वो इलाके हैं जो शहर की आर्थिक और सामाजिक जिंदगी का केंद्र है। और इन सभी जगहों पर आधे घंटे के अंदर 5 धमाके हुए, 30 लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा घायल हुए। और इस बार जिम्मेदारी एक नए नाम ने ली, इंडियन मुजाहिदीन। ये लश्कर-ए-तैयबा से कैसे अलग था? ये नाम तो पहले इतना नहीं सुना गया था। इंडियन मुजाहिदीन, जिसे IM भी कहते हैं, उसका उभार एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि ये एक होम ग्रोन यानी देसी आतंकी गुट माना जाता था। अच्छा। इसके सदस्य देश की ही पढ़े लिखे नौजवान थे। लश्कर जहां पाकिस्तान से ऑपरेट करता था, वहीं IM का नेटवर्क भारत के अंदर ही फैला हुआ था और वो टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा इस्तेमाल करते थे, जैसे हमले से पहले मीडिया को ईमेल भेजना। उनका तरीका शहर की सुरक्षा व्यवस्था को सीधी चुनौती देना था। लेकिन एक साथ कई जगहों पर धमाके करने में जोखिम भी तो ज्यादा होता होगा। क्या इससे हमलावरों के पकड़े जाने का खतरा नहीं बढ़ जाता? ये एक बेहतरीन सवाल है। हाँ, जोखिम तो बढ़ता है, लेकिन उनके लिए दहशत का पैमाना ज्यादा मायने रखता है।
जब आप एक साथ 5-6 जगहों पर धमाके करते हैं तो आप पुलिस, एम्बुलेंस, मीडिया, मतलब पूरे सिस्टम को बिखेर देते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि कहाँ जाएं, कहाँ मदद भेजें। इससे पूरे शहर में एक साथ अफरा-तफरी और लाचारी का माहौल बनता है। और ये दिखाता है कि उनका नेटवर्क कितना बड़ा और संगठित है, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती थी। तो 2005 में संस्कृति और त्योहार पर हमला, 2008 में शहर के व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी पर, लेकिन 2011 में जो हुआ वो इन दोनों से भी ज्यादा भयावह था। इस बार निशाना आम लोग या बाजार नहीं थे, बल्कि एक प्रतीक था, देश के न्याय का प्रतीक। हाँ, और ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ डर नहीं फैलाना चाहते थे, वो सीधे सीधे देश की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। 7 सितंबर 2011 दिल्ली हाई कोर्ट का गेट नंबर 5, वो जगह जहां लोग कोर्ट में दाखिल होने के लिए पास बनवाने की लाइन में लगे थे, वहां एक ब्रीफ केस में बम रखा गया था। ये सोचकर भी डर लगता है कि निशाना वो आम लोग थे जो न्याय की उम्मीद में वहां आए थे। बिल्कुल। इस धमाके में 15 लोगों की मौत हुई और 70 से ज्यादा घायल हुए। और इस बार जो तरीका इस्तेमाल हुआ, IED, वो भी काफी चर्चा में रहा। IOD यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। इसका मतलब है कि ये कोई मिलिट्री ग्रेड हथियार या बना बनाया बम नहीं था। इसे आम चीजों से बनाया गया था, जैसे प्रेशर कुकर, केमिकल, कीलें और छर्रे। ये तरीका दिखाता है कि कैसे कम संसाधनों में भी ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश की जाती है। इसमें लगी कीलें और छर्रे फटकर गोलियों की तरह काम करते हैं और जान माल का भारी नुकसान करते हैं। और हाई कोर्ट को चुनना, पहले हमने सॉफ्ट टारगेट की बात की थी। क्या हाई कोर्ट एक हार्ड टारगेट नहीं माना जाता? बिल्कुल, हाई कोर्ट एक हार्ड टारगेट है, यानी एक ऐसी जगह जहां सुरक्षा बहुत ज्यादा होती है और जहां हमला करना बेहद मुश्किल माना जाता है। और यही तो संदेश था। एक हार्ड टारगेट पर हमला करके हमलावर ये कहते हैं कि देखो, तुम्हारी सबसे सुरक्षित जगह भी हमारी पहुंच में है। ये देश की सुरक्षा व्यवस्था पर एक तमाचे की तरह होता है। ये सिर्फ हिंसा नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक हमला था, जिसका मकसद न्याय व्यवस्था में लोगों के भरोसे को तोड़ना था। और इस हमले की जिम्मेदारी का दावा हरकतुल जिहाद इस्लामी यानी हुजी के नाम से भेजे गए ईमेल से हुआ। ये एक और नया नाम। ये कौन थे? हुजी असल में एक बहुत पुराना संगठन था, जिसके तार अल कायदा से भी जुड़े थे। वो काफी समय से भारत में उतने सक्रिय नहीं थे। इस हमले के जरिए वो शायद अपनी मौजूदगी फिर से दर्ज कराना चाहते थे। तो आप पैटर्न देखें, पहले एक बाहरी संगठन लश्कर, फिर एक देशी नेटवर्क इंडियन मुजाहिदीन, और फिर एक पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो वापसी की कोशिश कर रहा हो, हुजी। यह दिखाता है कि दिल्ली पर खतरा किसी एक जगह से नहीं, बल्कि कई दिशाओं से आ रहा था। तो अगर हम इन तीनों घटनाओं की जानकारी को एक साथ रखकर देखें तो एक साफ तस्वीर उभरती है। 2005 में त्योहार की भीड़ पर हमला, 2008 में शहर के कई व्यापारिक केंद्रों पर एक साथ हमले, और 2011 में न्याय के सबसे बड़े प्रतीक पर हमला। ये एक तरह से हमलों का विकास है, जहां हर बार निशाना ज्यादा बड़ा, ज्यादा प्रतीकात्मक और ज्यादा दुस्साहसी होता गया। आपने से बिल्कुल सही तरीके से संजोया है। ये आतंकवाद के एवोल्यूशन की केस स्टडी की तरह है। ये सिर्फ हिंसा के आंकड़े नहीं है, बल्कि ये एक शहर के बदलते सुरक्षा परिदृश्य का दस्तावेज है। 2005 के बाद बाजारों में मेटल डिटेक्टर लगे, 2008 के बाद CCTV कैमरों का जाल बिछा, और 2011 के बाद अदालतों जैसी जगहों की सुरक्षा अभेद्य बनाने की कोशिश हुई। हर हमला सुरक्षा एजेंसियों को एक नया सबक सिखा कर गया। ये एक तरह से हमलावरों और सुरक्षा बलों के बीच की एक अंतहीन शतरंज की बिसात है। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में बार बार उठता है, इस तरह की त्रासदियां किसी शहर की सामूहिक स्मृति को, उसके DNA को स्थायी रूप से कैसे बदल देती हैं? क्या आज की पीढ़ी जो इन हमलों के बाद बड़ी हुई है, वो सार्वजनिक स्थानों को, जैसे कि बाजारों या अदालतों को, उसी नज़र से देखती है जैसे पहले की पीढ़ी देखती थी, या फिर कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही एक डर हमेशा बना रहता है?